सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज सुबह का सेकंड एडिटोरियल द हिंदू का पढ़ने वाले हैं। अलार्म बेल्स इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है खालिस्तानियों पे, कैसे इंडिया में खालिस्तान मूवमेंट थोड़ा सा जोर पकड़ रही है, क्या इसके लिए हमें परेशान होना है या नहीं होना, सरकार की क्या गलतियाँ हैं, कैसे सरकार इस मूवमेंट को कंटेन करेगी। बहुत ही प्यारा लिखा हुआ इन्फॉर्मेटिव सा आर्टिकल है आज का। आपका क्विज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। 5-6 क्वेश्चंस हैं इसी आर्टिकल में, जो सीखोगे इस क्विज़ पे आपको अप्लाई करना है। ग्रामर, वोकैबुलरी, कंस्ट्रक्शन, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस क्विज़। चलिए शुरू करते हैं। एक स्क्रीनशॉट इसका ले लो, क्लास को सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और एक लाइक दे दिया करो ताकि ये दूसरे स्टूडेंट्स तक पहुँच सके। आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है अलार्म बेल्स। देखिए, बेल मतलब घंटियाँ और अलार्म भी आप जानते हो, है ना। कह रहा है अलार्म की घंटियाँ कहीं पे बज रही हैं। सरकार को नींद से जागने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें देश में गलत हो रही हैं। बात कर रहा है ऑन सिंबल्स ऑफ सिख सेपरेटिज्म। बात हो रही है उन निशानों की जो सिख अलगाववाद के, सिख सेपरेटिज्म के हैं, खालिस्तानी मूवमेंट के हैं। सेपरेटिज्म का मतलब क्या होता है? हम तो जी सेपरेट होंगे, हमें अलग अपना सिख राज्य चाहिए, हमें अपना अलग मुस्लिम राज्य चाहिए, हिंदू राज्य चाहिए, तो इसको बोलते हैं सेपरेटिज्म, अलगाववाद। इसको आइसोलेशन, सेपरेशन या सेक्लूजन भी बोलते हैं। तो भारत में ऐसी कई भारत विरोधी ताकतें आपको मिलेंगी जो सेपरेटिज्म को फॉलो करती हैं। तो सिख सेपरेटिज्म के सिंबल्स हमें अभी हाल में देखने को मिले हैं। चलिए आगे बढ़े, टाइटल पैराग्राफ पे आ जाओ। देखो क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है सिख सेपरेटिज्म इज नाउ फीबल बट विजिलेंस इज इसेंशियल। कह रहा है सिख अलगाववाद जो है ना, खालिस्तानी मूवमेंट जो है, वो अभी बहुत कमज़ोर है, बहुत ही फीबल है। खालिस्तानी मूवमेंट को ज़्यादातर सिख भी प्रमोट नहीं करते हैं। कह रहे ये जो सेपरेटिज्म है अभी बड़ा ही कमज़ोर है, लेकिन विजिलेंस बहुत ज़रूरी है। सरकार को चौकन्ना होकर के रहना होगा, विजिल रखनी होगी, वॉचफुलनेस या सर्वेलेंस करते रहना होगा। बस इतना ही है आज का इसका ना टाइटल पैराग्राफ। तो अभी तो कमज़ोर है मामला, लेकिन कभी भी जोर पकड़े उससे पहले आपको पता लगे विजिलेंस इज एसेंशियल। सिख सेपरेटिज्म की वर्ब है इज, फीबल का मतलब है कमज़ोर, वीक, डेलिकेट, फ्लिम्जी। विजिलेंस की वर्ब है इज। विजिलेंस का मतलब होता है वॉचफुलनेस, आपकी निगरानी, है ना, सतर्कता। कॉशन भी बोलते हैं इसको, सर्कमस्पेक्शन भी बोलते हैं। ये सारे वर्ड्स अभी डिटेल में आर्टिकल में देखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। एक काम यही करते हैं, अभी सारी आर्टिकल की वोकैब को एक साथ देख लेते हैं ताकि अपने इसको स्मूथली पढ़ सकें। उसी के साथ आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पायरेंट्स को मॉक टेस्ट के लिए मैं रिफ़र करूँगा टेस्टबुक.com। इसकी खूबी ये है कि इसमें 470 एग्ज़ाम्स के 34,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट एक सिंगल पैकेज में अवेलेबल है। अब 34-35 हज़ार मॉक टेस्ट हैं, तो इसमें इजी भी होंगे, डिफ़िकल्ट भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे। हर तरह के मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करने का आपको मौका मिलता है। ये सारे मॉक टेस्ट सभी एग्जाम्स के एक सिंगल पैकेज में अवेलेबल है। 1 साल की वैलिडिटी 399 से, 3 साल की वैलिडिटी में 599 से। लेकिन 1 ईयर पास और 3 ईयर पास पे अगर आप कोड लगाते हैं YT10 तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलता है 1 ईयर पास 360 में और 3 ईयर पास 540 के अंदर। जरूर से डिस्काउंट का फ़ायदा उठाएं, कोड लगाएं YT10। इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक पास पे रोज़ कुछ लकी विनर्स को IPL की टिकट्स मिल रही हैं, तो फ़ायदा ले सकते हैं इस ऑफ़र का। IPL अगर आप देखने के शौकीन हैं तो। चलिए, फ्रेल, एक्सेसरबेट, टेसिटर्न, रिटोरिक, डायस्पोरा और प्लेबिसाइट, ये 6 वर्ड्स आज अपने करने वाले हैं। ये वोकैब शीट है, सारे वर्ड्स इसी में आपको रोज़ मिला करेंगे। जाकर के इसको टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करो। ये ग्रुप का नाम है, इस नाम से आपको सर्च करना है टेलीग्राम पे। फ्रेल का मतलब होता है कमज़ोर, वीक, फीबल, डेलिकेट, है ना। तो फीबल इसका सिनोनिम आर्टिकल में आज आप देखोगे कमज़ोर के लिए यूज़ होता है। आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम द इलनेस ही लुक्ड फेल। रिकवर करने के बाद में अपनी बीमारी से वो बड़ा ही कमज़ोर दिखाई देता था। ही लुक्ड फ्रेल, ठीक है। वीक में और वीक में फ़र्क जानते हो ना, ये है WEAK और ये है WEEK। ये वीक है हफ्ता, डबल ई वाला, है ना, 7 डेज़ का पीरियड, और ये वीक है कमज़ोर। दोनों अलग वर्ड्स हैं, इनका ध्यान रखा करो। आ जाओ नेक्स्ट वर्ड पे, एक्सेसरबेट। चीज़ों को बद से बदतर बनाने को बोलते हैं एक्सेसरबेट करना। द मेडिसिन एक्सेसरबेटेड हर सिम्टम्स। मेडिसिन ने उसके लक्षणों को, सिम्टम्स को और बदतर बना दिया। टू मेक मैटर्स वर्स। तो एक्सेसरबेट नाम का आर्टिकल वर्ड जो आप आज आर्टिकल में देखोगे, इसके 2 अच्छे सिनोनिम हैं, एग्रावेट और एक्सेसपिरेट, ठीक है। वर्सन भी होता है, वो भी इसका सिनोनिम है। एग्रावेट और एक्सेसरबेट पे खास ध्यान देना, चीज़ों को बद से बदतर बनाने को बोलते हैं। एक वर्ड है टेसिटर्न। टेसिट मतलब चुप्पी वाला, ठीक है।
और टर्न का मतलब है इस तरह के स्वभाव को रखने वाला। टैसीटर्न वो आदमी है जो चुप्पी रखता है, जो बोलने चुलने का शौकीन नहीं है, साइलेंट होता है। इसको रेटिसेंट भी बोलते हैं, इसको रिजर्व्ड भी बोलते हैं और इसको रिस्ट्रेंट भी बोलते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो ज़्यादा बोलना या किसी से बात करना नहीं पसंद करते हैं, अपने जीवन में अपने आप से बहुत खुश होते हैं, है ना, टैसीटर्न पीपल। द फैक्ट्री मैनेजर वॉज अ टैसीटर्न लेडी हु स्पोक वेरी लिटिल। फैक्ट्री की जो मैनेजर थी वो एक चुपचाप रहने वाली औरत थी जो बहुत ही कम बोला करती थी, स्पोक वेरी लिटिल। अब ये देखो टैसीटर्न नाम का वर्ड बना है टैसिट नाम के एडजेक्टिव से। टैसिट का मतलब होता है जो है चुप्पी, तो ये टैसिट जो चुप्पी वर्ड है ना, इसको आज आप आर्टिकल में देखने वाले हैं। टैसीटर्न को इससे रिलेट करके रखना, चुप्पी रखने वाला आदमी हो गया टैसीटर्न, लेकिन चुप्पी को बोलते हैं टैसिट, है ना, खामोशी को। फिर एक वर्ड है हमारे पास रिटोरिक, ये वर्ड आप कई बार कर चुके हैं। इसको बोलते हैं हाई फाई टॉक्स, ऐसी बातें जिनमें कोई भी एक्शन ना लिया जाए, बस चुपचाप अब बातें कर रहे हो, हाई फाई बातें कर रहे हो, लेकिन वो वेन टॉक है, एम्प्टी टॉक है, टर्न्स आउट जो है एम्प्टी। अक्सर रिटोरिक आपको बड़े बड़े राजनेता देते हुए मिलेंगे, पॉलिटिकल लीडर्स, है ना। डिस्पाइट द रिटोरिक अबाउट रिफॉर्म्स लिटल हैज़ चेंज सो फार। कह रहा है बावजूद बड़ी बड़ी बातों के, रिटोरिक के, सुधार के बारे में, रिफॉर्म्स के बारे में अभी तक बहुत ही कम चीज़ें बदली हैं। लिटल हैज़ चेंज सो फार, लिटल का मतलब है ना के बराबर। तो ऐसे ही रिटोरिक नाम का वर्ड आप यूज़ करेंगे गलत बातों के लिए, चिकनी चुपड़ी बातों के लिए। अब रिटोरिक से मिलते हुए इसके जो सिनोनिम्स हैं ये भी कर चुके हो आप, ग्रैंडिलोक्वेंस, मैग्नीलोक्वेंस, बॉल्डर डैश और एम्बेलिशमेंट। हालांकि मैं इनको तोड़ के आपको करवा चुका हूँ। ग्रैंड मतलब बड़ा, लोक्वेंस मतलब बात यानी बड़े बोल, मैग्ना मतलब बड़ा, लोक्वेंस मतलब वार यानी कि बड़े बोल। तो ये दोनों वर्ड्स ऐसे ही बने हैं। लोक्वेंस मतलब बातचीत, ग्रैंड और मैग्ना मतलब बड़ी 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 बातचीत, बड़े बड़े बोल। चलिए, अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं सारे सिनोनिम। अगला वर्ड है डायस्पोरा। पहले इसको बोलना सीखो। इसको डियास्पोरा या डियासोपरा ऐसा कुछ नहीं बोलना है ना, ये सोपड़ा चोपड़ा नहीं है, इसका नाम है डायोस्पोरा। डायोस्पोरा, डायोस्पोरा का मतलब होता है प्रवासी। मान लो कुछ इंडियंस आपको यूएस में मिल जाएं 15-20, तो वो इंडियन डायस्पोरा का पार्ट है। कुछ इंडियंस आपको ऑस्ट्रेलिया में मिल जाएं, यूके में मिल जाएं, है ना। और खाली इंडियंस की बात नहीं है, अगर आप पाकिस्तानी हो, कोई पाकिस्तानी आपको जो न्यूजीलैंड में मिल जाए 10-20 पाकिस्तानी, तो वो जो है पाकिस्तान की डायस्पोरा है। तो किसी भी कंट्री के ग्रुप ऑफ पीपल जो बाहर जाकर के रहते हैं और कॉमन नेशनैलिटी के होते हैं, डायस्पोरा कहलाते हैं, प्रवासी कहलाते हैं। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अपने ऑफकोर्स इंडियन डायस्पोरा की बात करेंगे। इंडियन डायस्पोरा इन टेक्सास गैदर्ड ऑन द रोड्स टू वेलकम पीएम मोदी। इंडियन डायस्पोरा जो है, इंडियन प्रवासी समूह जो है, टेक्सास नाम की स्टेट में अमेरिका की सड़कों पे इकट्ठा हो गया पीएम मोदी को वेलकम करने के लिए। इनको इमिग्रेंट्स, माइग्रेंट्स और एमिग्रेंट्स भी बोला जाता है। लास्ट वर्ड है अपना आज का प्लेबिसाइट। ये एक वन वर्ड है, इसका मतलब होता है जनमत संग्रह। इसको रेफरेंडम भी बोलते हैं, है ना। जब आप किसी बात पे लोगों से वोटिंग करवाते हो कि देखो सरकार अब ये करना चाहती है, लोग क्या कहते हैं, तो लोगों की वो वोटिंग का जो पूरा प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं प्लेबिसाइट। द गवर्नमेंट शुड होल्ड अ प्लेबिसाइट फॉर अप्रूवल ऑन द फार्म बिल्स। सरकार को एक जनमत संग्रह, एक प्लेबिसाइट, एक रेफरेंडम करवाना चाहिए फार्म बिल्स पे अप्रूवल लेने के लिए। अच्छा वर्ड है प्लेबिसाइट, याद रखना है इसको। चलो, यही 5-6 वर्ड्स हैं, डिटेल में आपको करवा दिए हैं। रोज़ अगर आप, रोज़ तो चलो नहीं कर सकते, वीक में अगर एक बार भी अगर आप रिपीट नहीं कर रहे हो ना, भाई 200-300 वर्ड्स हैं, 100-150 आपको याद भी हो गए। जो याद नहीं है उनको एक बार रिपीट कर लो। स्वान सॉन्ग का मतलब होता है फाइनल परफॉर्मेंस किसी भी प्रोफेशनल की। कंजक्चर का मतलब होता है एक हंस, है ना, एक स्पेकुलेशन। तो वीक में अगर एक बार अगर इनको रिवाइज नहीं कर रहे हो ना, तो कभी ज़िंदगी में दिमाग में नहीं बैठेंगे। रिवीजन इज़ मस्ट। चलिए एक समरी मैं आपको दे दूँ किस बारे में लिखा हुआ पता लगे। देखिए, आपने खालिस्तानियों का नाम सुना होगा। खालिस्तानी कुछ ऐसे एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं जो कनाडा और यूएस में और यूके में बैठे हैं और चाहते हैं कि इंडिया से पंजाब स्टेट अलग हो जाए और सारे के सारे सिख जो हैं एक नए देश में अलग स्टेट बना करके रहने लगे। इनके हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकी दुश्मन है। भारत सरकार ने इन पे बहुत सारी एट्रोसिटीज़ की हैं। तो इंदिरा गांधी ने इस मूवमेंट पे बहुत ज़्यादा दम लगा करके इस मूवमेंट को ख़त्म किया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार बोलते हैं उसको, 1980s के अंदर। लेकिन आज भी ये मूवमेंट हल्की हल्की जारी है। अब इस मूवमेंट को ज़्यादा सपोर्ट मिलता नहीं है सिख लोगों से। ज़्यादातर सिख जो हैं वो इंडिया का पार्ट है, इंडिया में रह के खुश हैं। लेकिन कुछ अभी भी एंटी नेशनल्स हैं जो इस मूवमेंट को आगे चला रहे हैं। अब उसी का में एक छोटा सा वाकया हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला। हमारा आर्टिकल यही कह रहा है कि इस मूवमेंट में बिल्कुल भी दम नहीं है, लेकिन इंडिया को हमेशा अपनी विजिलेंस बना करके रखनी है। ऐसी मूवमेंट्स कभी भी जोर पकड़ सकती हैं, आपको उसके लिए तैयार रहना होगा। आज की अपनी समरी है कंसर्न, मतलब टोन है आज की कंसर्न, और साथ में सजेस्ट भी कर रहा है सरकार को क्या क्या करना चाहिए। तो ये कंसर्न और सजेस्टिव टोन में लिखा हुआ आर्टिकल आज का हो सकता है। चलिए शुरू करेंगे।
अगर अपनी ऐप को अभी भी डाउनलोड करना बाकी है तो ज़रूर से कर लेना। इंग्लिश का सेक्शन इस ऐप से आपका कवर हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम का। राइटिंग का कोर्स भी है, बैंकिंग का कोर्स भी है, एसएससी का कोर्स भी है। 450-775 रुपये में एक साल के कोर्स आपको मिल जाते हैं। पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाता है। कोई भी क्वेरी हो ऐप से रिलेटेड, ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करें, ऐप को डाउनलोड करें। फर्स्ट कमेंट में लिंक रखा है एप्लीकेशन का। कह रहा सिंबल्स ऑफ सिख सेपरेटिज्म दैट अपीयर्ड एट द हिमाचल प्रदेश असेंबली कॉम्प्लेक्स in Dharamshala on Sunday suggests that forces promoting it are active and capable of mischief। कह रहे कुछ निशान है सिख सेपरेटिज्म के, कुछ निशान है खालिस्तानियों के। और कौन से निशान? जो कि अपीयर हुए थे एक हिमाचल प्रदेश की असेंबली के कॉम्प्लेक्स में धर्मशाला के अंदर। और कब हुए थे? संडे को, यानी कि रविवार को। कह रहे ये सिंबल्स जो है ना, जो इस तरीके से हमें रविवार को धर्मशाला में असेंबली कॉम्प्लेक्स में देखने को मिले, ये झंडे वंडे इन खालिस्तानियों के, कह रहे ये सिंबल सजेस्ट करते हैं, इस चीज़ को इशारा करते हैं कि कुछ ऐसी ताकतें हैं, फोर्सेस हैं जो इसको प्रमोट कर रही हैं, प्रमोटिंग इट। कह रहे ये ताकतें इनको प्रमोट करने वाली आज भी एक्टिव हैं और साथ ही साथ कैपेबल भी हैं, इनमें ताकत भी है मिसशीफ करने की, शरारत करने की। आ गई बात समझ में? तो कुछ खालिस्तानी आज भी जिंदा हैं देश में, शरारती हैं, शरारत करते भी हैं और एक्टिव हैं। चाहे सरकार से कितना भी डरते हों, सामने ना आते हों, लेकिन समय समय पे ऐसी शरारतें करते रहते हैं। सिंबल्स की वर्ब है सजेस्ट, दैट की अपीयर है वर्ब है अपीयर्ड। दैट आया है सिंबल्स के लिए, सिंबल्स जो अपीयर हुए थे, है ना। फोर्सेस की वर्ब है आर। प्रमोटिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है, वो फोर्सेस जो इनको प्रमोट कर रही हैं। कैपेबल का मतलब होता है ताकत होना, आप में किसी काम को करने की क्षमता होना। कैपेबल के बाद में टू इन्फिनेटिव और जो कैपेबल है इसके बाद में ऑफ भी आ सकता है। दोनों ही तरीके से कैपेबल नाम का एडजेक्टिव यूज़ होगा। जैसे द इंजीनियर वॉज कैपेबल टू हैंडल द सिचुएशन और द इंजीनियर वॉज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग द सिचुएशन। इंजीनियर सिचुएशन को हैंडल करने में कैपेबल था। अगर टू हैंडल लिख रहे हो तो ये भी ठीक है, ऑफ प्लस में हैंडलिंग लिख रहे हो, जीरेंट लगा रहे हो तो ये भी ठीक है ना। नाउन भी आ जाता है इसकी जगह, जैसे यहाँ पे कैपेबल ऑफ मिसचीफ लिखा हुआ है। चलो आगे बढ़ेंगे। एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे प्रेपोजिशन का, लंबा कॉन्सेप्ट है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसको मैं आपको थोड़ा फ्लो बन जाए फिर करवाता हूँ, है ना। इस पर फिर से आएंगे। आगे कह रहा है परपोर्टेड फ्लैग्स ऑफ इमेजनरी खालिस्तान वर पुट अप ऑन द गेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स एंड स्लोगन स्क्रॉल्ड ऑन द वॉल्स। कह रहे कथित तौर पे जो फ्लैग्स हैं, परपोर्टेड मतलब अलेजिड, हमें नहीं पता खालिस्तान के फ्लैग्स कौन से हैं, खालिस्तान नाम की कोई जगह ही नहीं है, झंडे कैसे बन जाएंगे उसके। तो कह रहे कथित झंडे जो हैं, एलिजिड झंडे जो हैं इमेजनरी खालिस्तान के, एक ऐसी जगह के जो है ही नहीं खालिस्तान। कह रहे इनको पुटअप किया गया था, इनको लगाया गया था। पुटअप करने का मतलब होता है इरेक्ट करना, किसी चीज़ को खड़ा करना। जैसे कोई होर्डिंग लगा दिया, कोई खंबा लगा दिया, तो ऐसे झंडों को भी लगाया गया खालिस्तान के। और कहाँ पे? इस कॉम्प्लेक्स के गेट पे। और स्लोगन जो हैं उनको भी लिखा गया वॉल के ऊपर, स्क्रॉल किया गया वॉल के ऊपर। स्क्रॉल का मतलब होता है बस ऐसे लिख देना, है ना, गंदी मंदी लैंग्वेज में ग्राफिटी बना के। राइट केयरलेसली इज जो है कॉल्ड स्क्रॉल्ड। तो ऐसा इनको स्क्रॉल भी किया गया स्लोगन्स को। अच्छा, सब्जेक्ट है आपका फ्लैग्स, वर है इसकी वर्ब पुटअप, पैसिव वॉइस में। पुटअप करने का मतलब होता है किसी चीज़ को खड़ा करना, झंडे को, होर्डिंग को, खंबे को, मूर्ति को, इमारत को, है ना, किसी भी चीज़ को खड़ा करते हो तो पुटअप करते हो। स्लोगन्स की वर्ब है वर स्क्रॉल्ड, वर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ऊपर आ चुकी है तो दूसरी बार नहीं लिखी जा रही, है ना। तो ये पैसिव वॉइस में स्लोगन्स वर स्क्रॉल्ड ऐसा लिखा हुआ है। चलो, पुटअप से आपको कन्फ्यूजन आएगी। कुछ लोगों ने पुटअप विद नाम की फ्रेजल वर्ब देखी होगी और इससे कन्फ्यूज़ करेंगे पुटअप को। पुटअप का मतलब होता है किसी चीज़ को खड़ा करना, और पुटअप विद का मतलब होता है किसी चीज़ से डील विद करना या निपटना, है ना, किसी को टॉलरेट करना या किसी से कंटेंट विद करना, है ना, कोप विद करना। तो ये पुटअप विद ये अलग वर्ड है, ये अलग फ्रेजल वर्ब है किसी से निपटने या किसी को सहने की, और पुटअप एक अलग फ्रेजल वर्ब है किसी चीज़ को खड़ा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा है द स्टेट पुलिस चीफ हैज़ सेट अप अ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एंड ऑर्डर्ड हाइडेंड विजिल एट द बॉर्डर्स। कह रहा स्टेट पुलिस चीफ जो है उसने सेटअप कर दिया है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को। और क्या किया इन्होंने साथ में? इन्होंने ऑर्डर भी कर दिया है और ज़्यादा ऊंची, और ज़्यादा हाइटेंड, और ज़्यादा इंटेंसिव विजिल को, यानी कि ऑब्जर्वेंस को। और कहाँ पे? स्टेट के बॉर्डर्स पे, यानी इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे। तो वहाँ के पुलिस चीफ ने दोनों काम कर दिए हैं, हैज़ सेटअप एंड हैज़ ऑर्डर्ड। सेटअप करना, किसी चीज़ को इस्टेब्लिश करना, फॉर्म करना, एक टीम को बनाया जाएगा, सेटअप किया जाएगा। सेट V1 V2 V3 सेम है,
हैज़ के बाद में यहाँ V3 को यूज़ किया गया है। विजिल से ही विजिलेंस बना है। विजिलेंस का मतलब होता है, क्या होता है? निगरानी, है ना। तो विजिलेंस का मतलब होता है निगरानी, क्वेश्चन, और यही विजिल वर्ड बनाया गया। विजिल का मतलब होता है कहीं पे निगरानी करना, है ना। चलो, करा ऑन द सेम डे द पुलिस इन पंजाब सेट दे हैड अवर्टेड अ टेरर अटैक आफ्टर अरेस्टिंग 2 men said to be खालिस्तानी sympathizers with explosive in तरन तारण डिस्ट्रिक्ट। कह रहा उसी दिन ऑन द सेम डे हुआ क्या, जो पुलिस थी पंजाब में उसने ऐसा कहा। अच्छा, क्या कहा? कि वो अवॉइड कर चुकी थी एक टेरर अटैक को, और कब? 2 आदमियों को अरेस्ट करने के बाद, अरेस्टिंग 2 men। और ये आदमी कौन थे? जो कहे जाते हैं खालिस्तान के सिंपथाइजर्स, ऐसे लोग जो खालिस्तान से सिंपथी रखते हैं, जो चाहते हैं देश अलग हो जाए, एक टुकड़ा खालिस्तान अलग बन के निकल जाए। और कैसे? एक्सप्लोसिव के साथ इनको पकड़ा गया है, बारूद के साथ में, तरन तारण डिस्ट्रिक्ट में पंजाब के। तो ऐसा हुआ है, उसी दिन जो है 2 आदमियों को भी बारूद के साथ में पुलिस ने पकड़ा, जो खालिस्तानी सिंपथाइजर्स कहे जाते हैं। पुलिस की वर्ब है सेड, दे की वर्ब है हैड अवर्टेड। अवॉइड का मतलब होता है अवॉइड करना, किसी चीज़ को बचना, है ना। अवॉइड टेरर अटैक का मतलब है टेरर अटैक से बचना, फेंड ऑफ करना है, अवॉइड करना। इस सेंटेंस में देखने वाली एक चीज़ है, क्या पता है आपको? पुलिस के लिए हमेशा प्लूरल प्रोनाउन और प्लूरल ही वर्ब को यूज़ किया जाता है, क्योंकि पुलिस एक कलेक्टिव नाउन है। पुलिस का मतलब है पुलिस वाले, है ना। द पुलिस लगाओगे, इसके आगे द भी लगता है हमेशा। अगर पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की बात हो, तब पुलिस डिपार्टमेंट को सिंगुलर ट्रीट करते हैं, उसके आगे सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन को यूज़ करेंगे। जनरली द पुलिस आप देखें तो समझ लेना पुलिस वालों की बात हो रही है, प्लूरल ही प्रोनाउन इनको देना है। याद रखना कलेक्टिव नाउन का, है ना। करा US बेस्ड खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हैज़ बीन चार्ज्ड इन हिमाचल प्रदेश अंडर द UAPA एक्ट एंड द इंडियन पिनल कोड। करें US में बेस्ड खालिस्तानी सेपरेटिस्ट जो है, अलगाववादी है, उसको चार्ज किया गया है हिमाचल प्रदेश में। उसके ऊपर आरोप लगे हैं, एलिगेशंस लगे हैं इस UAPA और IPC के अंडर में, अंडर द बोथ एक्ट्स। तो दोनों एक्ट्स के अंदर इसको चार्ज किया गया है। सेपरेटिस्ट की वर्ब है हैज़ बीन चार्ज, पैसिव वॉइस में, परफेक्ट टेंस में, हैज़ प्लस में बिन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। दोनों ही सरकारी एक्ट हैं। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, है ना, तो UAPA के आगे द लगाया है। वैसे ही इंडियन पिनल कोड सरकारी कोड है, तो उसके आगे भी द को लगाया गया है। चार्ज के बाद में विद आता है, लेकिन तब आता है जब आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो भी आपको बताए जाएं। जैसे ही हैज़ बीन चार्ज्ड विद मर्डर, है ना। तो अगर वो मर्डर से चार्ज हुआ है, मर्डर का आरोप लगा है, तब विद लगा के आप बताओगे। लेकिन इस केस में क्या चार्ज लगा है वो बताया नहीं गया, तो चार्ज के बाद में विद भी नहीं आया। कह रहा अपोजिशन पार्टीज इन द स्टेट, द कांग्रेस एंड आम आदमी पार्टी हैव यूज्ड द इंसिडेंट टू मेक अ केस अगेंस्ट द रूलिंग BJP मंथ्स अहेड ऑफ द असेंबली इलेक्शन। कह रहा अपोजिशन पार्टी जो है ना स्टेट के अंदर, कांग्रेस है और आम आदमी पार्टी है, कह रहे इन्होंने यूज़ किया है इस इंसिडेंट को एक केस को मेक करने के लिए अगेंस्ट, है ना। टू मेक अ केस अगेंस्ट समवन का मतलब है किसी के खिलाफ जो है एक मोर्चा छेड़ना, भाई सबको बोलना कि ऐसा तो होना ही चाहिए, ये गलत है ना, इस तरीके से बोल के। तो इन सारी पार्टियों ने भी BJP के खिलाफ एक केस को मेक किया है, BJP के खिलाफ जो है आरोप लगाए हैं, ऐसा समझ लो। और किससे पहले? कुछ ही महीने पहले असेंबली इलेक्शन के, विधानसभा चुनावों के। अपोजिशन पार्टीज की वर्ब हैव यूज्ड, मेक अ केस फॉर या अगेंस्ट, किसी के खिलाफ या किसी के साथ कुछ, समझ गए ना। मेक अ केस फॉर करोगे तो किसी चीज़ के साथ हो जाओगे, अगेंस्ट करोगे तो उसके खिलाफ हो जाओगे। अहेड ऑफ का मतलब होता है बिफोर या प्रायर टू। अब देखो पार्टीज़ के सामने आपको मिलेगा हमेशा द, जैसे द कांग्रेस, द BJP, है ना, यहाँ पे मिलेगा द BJP। द आम आदमी पार्टी भी होता है, लेकिन न्यूज़पेपर वाले क्या करते हैं, अक्सर आम आदमी पार्टी के आगे द नहीं लगाते हैं। टेक्निकली आना चाहिए, इसको ना लगाने का रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। हिंदी में नाम शुरू हो रहा है इसका, आम आदमी पार्टी, है ना, तो इसका पूरा का पूरा नाम जो है ना, उसमें इंग्लिश कोई वर्ड नहीं आ रहा। एक्चुअल में ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, ये लॉजिक मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, जो मेरे जो दोस्त एडिटर्स हैं छोटे मोटे, वो मुझे बताते हैं कि यार इसको पूरा हिंदी में लेते हैं ना, तो इसके आगे द हमें सूट नहीं करता। वैसे टेक्निकली आम आदमी पार्टी के नाम के आगे भी द आना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कंपेरेबल रेटोरिक हैड शैडोड द रिसेंट इलेक्शन इन पंजाब वेयर पॉलिटिकल ओपोनेंट्स अक्यूज्ड वन अनदर ऑफ बीइंग सिंपैथेटिक टू सेपरेटिस्ट। कह रहा है ऐसे ही कंपेयर किए जाने वाली जो रेटोरिक है, बड़ी बड़ी बातें हैं, हाई फाई टॉक्स रिटोरिक। कह रहा है ऐसी ही उल्टी सीधी बातें रिटोरिक जो हैं उन्होंने शैडो किया था, परछाई डाली थी हाल में हुए इलेक्शंस के अंदर जो हुए हैं पंजाब में, जहां पे पॉलिटिकल ओपोनेंट्स जो हैं, सियासी ओपोनेंट्स जो हैं एक दूसरे के, उन्होंने अक्यूज़ किया, आरोप लगाया
एक दूसरे पे, वन अनदर पे। और किस चीज़ का? सिंपैथेटिक होने का। सिंपैथेटिक का मतलब होता है सिंपैथी रखने वाला, सपोर्ट करने वाला। सपोर्टर होने का सेपरेटिस्ट के लिए, अलगाववादियों के लिए। तो पंजाब में भी सारे काम हो चुके हैं इलेक्शन से पहले। आम आदमी पार्टी बीजेपी को कुछ कह रही है, बीजेपी कांग्रेस को कुछ कह रही है, तो एक दूसरे पे अलगाववादियों को समर्थन करने के आरोप लग चुके हैं। रिटोरिक की वो हैड शैडोड। शैडो का मतलब होता है डोमिनेट करना। किसी चीज़ की परछाई में कोई काम हो रहा है तो उस चीज़ की वो चीज़ डोमिनेट कर रही है ना। जैसे इन्हीं बातों की परछाई में इलेक्शन हुए थे, इन्हीं बातों ने इलेक्शन को डोमिनेट किया था, शैडो किया था। ओपोनेंट्स की वो है अक्यूज़। अक्यूज़ ऑफ, किसी के ऊपर आरोप लगाना, है ना। अक्यूज़ ऑफ, चार्ज विद, है ना। सारे के सारे जो हैं फिक्स प्रपोजिशन है, आपको पता होगा। एक्विट ऑफ, एक्सोनरेट फ्रॉम। चलो, कभी कभी कुछ कॉन्सेप्ट्स में वैसे बता देता हूँ, आपको लिखता नहीं हूँ, लेकिन निकाल लिया करो, अपनी नोट्स वाली डायरी निकाला करो। अक्यूज ऑफ, चार्ज विद, ब्लेम फॉर, एक्विट ऑफ, एक्सोनरेट फ्रॉम, विंडिकेट, इनके साथ में कौन सी प्रपोजिशन लगेंगी। कह रहा दैट वॉज अवॉइडेबल लूज टॉक ऑन अ सेंसिटिव टॉपिक। कह रहे ये जो सारे काम हुए ना पंजाब में, ये अवॉइडेबल लूज टॉक थी। ऐसी गलत बातें थी, लूज टॉक थी एक सेंसिटिव टॉपिक पे जिसको अवॉइड किया जा सकता था। लूज टॉक आप समझते हो ना, उल्टी सीधी बातें, बेमतलब की बातें। दैट की वर्ब है जो वॉज। कह रहा सिख सेपरेटिज्म एंड द अकॉम्पनिंग टेररिज्म सपोर्टेड बाय पाकिस्तान वॉज स्नफ्ड आउट बाय द इंडियन स्टेट डेकेड अगो बट एट अ ह्यूज ह्यूमन एंड पॉलिटिकल कॉस्ट। कह रहा सिख सेपरेटिज्म जो था, अलगाववाद जो था खालिस्तानियों का, और उसके साथ में होने वाली जो दहशतगर्दी थी, टेररिज्म था, जो सपोर्टेड बाय था पाकिस्तान, कथित तौर पे, जो पाकिस्तान और अमेरिका दोनों सपोर्ट करते थे, है ना, एक वक्त पे। कह रहे ये जो दोनों चीज़ें थी ना, एक तो टेररिज्म और सिख सेपरेटिज्म, कह रहे इन दोनों को स्नफ आउट किया गया था। और किसके द्वारा? इंडियन स्टेट के द्वारा, कई डेकेड्स पहले, कई दशकों पहले, 1983 के अंदर, है ना, ऑपरेशन ब्लू स्टार में। कह रहा लेकिन ये काम हुआ था बहुत ही बड़ी ह्यूमन और पॉलिटिकल कॉस्ट पे, बहुत ही बड़ी सियासी और इंसानी कीमत पे। कई लोगों की जानें गई और कई पॉलिटिकल पार्टियां खत्म हो गई। सब्जेक्ट है आपका यहाँ पे सेपरेटिज्म और टेररिज्म, दोनों की वर्ब लगा दी इसने वॉज। होना नहीं चाहिए ऐसा, टेक्निकली दोनों की प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, पर इन दोनों को सिंगुलर आइडिया लेकर के चल रहा है ये। ब्रेड एंड बटर, टाइम एंड टाइड, है ना, याद है ना आपको। तो सिख सेपरेटिज्म एंड टेररिज्म, इन दोनों को एक साथ लेकर के वॉज से बता रहा है, सिंगुलर वर्ब से। स्नफ आउट करना, किसी चीज़ से छुटकारा पाना, उसको ख़त्म कर देना, एलिमिनेट कर देना, या पुट आउट कर देना, किसी भी चीज़ को, समझ गए ना, इरेडिकेट करना। अच्छा, एट अ कॉस्ट होता है, ऑन अ कॉस्ट नहीं होता। एट द कॉस्ट ऑफ समथिंग मतलब किसी कीमत पे किसी काम को आपने किया है। एट लगा के बताएं कॉस्ट के साथ में, ऑन द कॉस्ट नहीं होता। कह रहे पीएम इंदिरा गांधी वॉज असैसिनेटेड एंड द सेक्टेरियन वायलेंस अगेंस्ट द सिख कम्युनिटी दैट फॉलोड इन डिफरेंट प्लेसेस डीपन्ड द फॉल्ट लाइन्स। कह रहे पीएम जो इंदिरा गांधी थी उनको असैसिनेट कर दिया गया, इसके बाद उनकी हत्या कर दी गई, और जो कम्युनल वायलेंस थी, सेक्टेरियन वायलेंस थी, और किनके खिलाफ? सिखों के खिलाफ, सिख कम्युनिटी के खिलाफ, जो फॉलो की थी, जो इसके बाद में आई थी अलग अलग जगहों पे, कई प्लेसेस पे, खासकर दिल्ली में। कह रहा है ऐसी वायलेंस ने डीप कर दिया और गहरा दिया फॉल्ट लाइंस को, आपसी मतभेदों को, आपसी डिसएग्रीमेंट्स को। तो ये हुआ था इस पूरे सिख सेपरेटिज्म और टेररिज्म की घटना के बाद। इंदिरा गांधी को मार दिया गया, और वायलेंस की वजह से आज भी बहुत गहरी जो है फॉल्ट लाइंस आपको समाज में देखने को मिलेंगी। इंदिरा गांधी की वर्ब है वॉज, असैसिनेटेड पैसिव वॉइस में। वायलेंस की वर्ब है डीपन्ड, है ना, वायलेंस ने डीप कर दिया, गहरा देना। दैट की वर्ब है फॉलोड, दैट आया है वायलेंस के लिए। सेक्टेरियन मतलब जो सेक्ट से, कम्युनिटी से रिलेटेड हो, सांप्रदायिक बोल सकते हो, कम्युनल बोल सकते हो, सेक्टेरियन को। फॉल्ट लाइन मैंने आपको बता दिया, मतभेदों को बोलते हैं, लेकिन अगर आप इसको देखना चाहो, देखो ये होती है फॉल्ट लाइन, देख पा रहे हो आप। जब भूकंप आता है ना, तो ऐसे ज़मीन के अंदर ऐसी ऐसी लाइंस पड़ जाती हैं, इनको फॉल्ट लाइन बोलते हैं। अगर यही लाइंस हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में पड़े, तो इसका मतलब क्या? लोगों के बीच में तनाव है, मतभेद है, डिसएग्रीमेंट है ना। तो ये फॉल्ट लाइन नाम के वर्ड को हमने यहाँ पे भी यूज़ किया हुआ है, क्रैक या रिफ्ट्स बोलते हैं। चलो आगे बढ़े। कह रहा दोज वुंड्स कंटिन्यू टू फेस्टर एंड केयर मस्ट बी टेकन बाय द स्टेट, political actors and community leaders to ensure that history does not repeat itself as yet another tragedy। कह रहा है वो घाव आज भी फेस्टर हैं, आज भी जारी हैं हरे होना। फेस्टर होना मतलब डेवलप होना, मेच्योर होना। ये जो घाव पड़े थे ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद में सिख कम्युनिटी से, ये घाव आज भी इस कम्युनिटी पे जिंदा हैं, फेस्टर हो रहे हैं, और पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए, केयर की जानी चाहिए, मस्ट बी टेकन, सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा, पॉलिटिकल एक्टर्स के द्वारा, राजनीतिक एक्टर्स के द्वारा, और कम्युनिटी के लीडर्स के द्वारा, कि वो पक्का करें इस चीज़ को, इंश्योर करें कि हिस्ट्री यानी इतिहास
अपने आप को ना दोहराए, इटसेल्फ डज नॉट रिपीट इटसेल्फ, और किस तरह से, एक और दूसरी अनदर ट्रेजिडी के तौर पे। आगे बात समझ में? तो घाव तो आज भी हरे हैं, है ना, लोगों को आज भी याद है कि वहाँ पे बड़ा एक मैसेकर हुआ था, लोगों की जाने गई थी दिल्ली में। तो आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों के ऊपर, कोई भी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, कोई नई ट्रेजेडी फिर से ना हो जाए। वुंड्स की वर्ब है कंटिन्यू, फेस्टर का मतलब होता है मेच्योर होना, डेवलप होना, हरा होना, है ना, हरा होना। वुंड मतलब घाव। केयर की मतलब है, केयर की वर्ब है मस्ट बी टेकन पैसिव वॉइस में। हिस्ट्री की वर्ब है डज नॉट रिपीट इटसेल्फ, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, हिस्ट्री अपने आप को रिपीट नहीं करती है। आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहा है अच्छा पहले ऊपर वाला कॉन्सेप्ट कर लेंगे जो छोड़ के आए हैं। चलो, कई लोग मुझसे कहते हैं सर प्रेपोजिशन वाला नहीं करवाया आपने, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस करवा दो, तो आज आपको करवा देते हैं। देखिए 3 प्रेपोजिशन है अपने पास प्लेस के लिए। पहली है एट, दूसरी है इन, तीसरी है ऑन। किसी भी जगह को बताने के लिए एट, इन या ऑन का इस्तेमाल होता है। अब देखो इन तीनों में फ़र्क क्या है। एट जो है ना, एट ये किसी खास पॉइंट की बात करेगा, ठीक है, एट मतलब एट अ पॉइंट। इन जो है एक स्पेस की, एक एरिया की बात करेगा, और ऑन जो है ना ये किसी सरफेस की बात करेगा, धरातल की बात करेगा। अब मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ कैसे। जैसे द लाइब्रेरी इज़ एन या एट या इन या एन या ऑन, एट या ऑन द कॉर्नर ऑफ द रोड। लाइब्रेरी जो है सड़क के किनारे पे है। तो देखो ये सड़क है, ये इसका किनारा है, तो इस किनारे पे, इस पॉइंट पे लाइब्रेरी है, तो उस पॉइंट के लिए हम यूज़ करेंगे एट को। तो आपको यहाँ लगाना चाहिए इज़ एट द कॉर्नर ऑफ द रोड, ठीक है ना। तो इंग्लिश में फ्रेज ही बन गया एट द कॉर्नर ऑफ। किसी भी चीज़ के कॉर्नर पे कोई चीज़ है तो उस पॉइंट पे उस चीज़ को अपने रख रहे हैं, तो पॉइंट के लिए हमेशा एट आता है। ये रीडिंग से आपको समझ में आएगी ये चीज़, है ना, एट द कॉर्नर ऑफ आप हमेशा देखोगे। उसी तरीके से देयर वर सेवरल पेंटिंग्स इन या एट या ऑन द वॉल। दीवार पे बहुत सारी पेंटिंग्स थी। अब देखो दीवार पे एक सरफेस होता है ना, सरफेस समझ गए ना, धरातल। तो अगर सरफेस है दीवार पे तो आप यहाँ लिखोगे ऑन द वॉल, इसीलिए इंग्लिश में एक फ्रेज बन चुका है ऑन द वॉल। आई बात समझ में? तो ऐसे ही फ्रेज भी बनते हैं इसी प्रपोजिशन फॉर्मूला के साथ। दीवार हो, छत हो, दरवाजा हो, फ्लोर हो, ऑन द फ्लोर, ऑन द सीलिंग, ऑन द दीवार, ऑन द डोर, है ना, ऑन द वॉल, ऐसे ही आपको लिखना है। फिर वैसे ही द नेशनल एम्बलम इज मैंडेटरी प्रिंटेड इन, एट या ऑन द कवर ऑफ ऑल न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, इन या एट या ऑन कोलंबिया। कोलंबिया में जो नेशनल एम्बलम है, उनका जो सरकारी चिन्ह है ना, राष्ट्रीय चिन्ह है, जो सिंबल है, उसको ज़रूरी तौर पे प्रिंट किया जाता है सारे न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के कवर पे। और कहाँ पे? कोलंबिया के अंदर। अब देखो कवर जो है किसी भी न्यूज़पेपर या मैगजीन का, वो एक ना तो स्पेस है ना पॉइंट है, वो है एक सरफेस। आ रही बात समझ में? सरफेस पे रखा जाता है ना, धरातल पे। तो कवर के लिए तो आप लगा दोगे ऑन, इससे इंग्लिश में फ्रेज भी बनता है ऑन द कवर ऑफ दिस मैगजीन, हर पिक्चर वॉज ऑन द कवर ऑफ दिस मैगजीन, है ना। तो इस तरीके से ऑन द कवर नाम का फ्रेज भी बनता है। और दूसरा, कोलंबिया नाम के स्पेस में पूरा काम हो रहा है, एक जगह पे काम हो रहा है। अगर कोलंबिया की हद में काम हो रहा है तो आप यहाँ लगाएंगे इन कोलंबिया, ठीक है ना। कन्फाइंड स्पेस या किसी हद की बात होती है तो इनको यूज़ करते हैं, इन कोलंबिया, इन इंडिया, इन यूएस। तो इस तरीके से ऐड, इन या ऑन का आप इस्तेमाल करते हैं। कॉन्सेप्ट फिर से आएगा, 2-3 बार करवाऊंगा, तब अलग अलग एग्जाम्पल से आपके दिमाग में बैठेगा। आज से शुरू कर दो, इस कॉन्सेप्ट को अगले 1 महीने में कई बार करेंगे। अब इस पर रूल नंबर 2 लगता है। रूल नंबर 2 क्या है? कोई भी चीज़, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स हो, उसके साथ में आप लगाएंगे बाय को, ठीक है। मान लीजिए आप कार से जाते हो, शिप से जाते हो, या किसी भी ट्रांसपोर्टेशन मीन से जाते हो, आप यूज़ करेंगे बाय को। जैसे आई ट्रैवल्ड बाय इन या ऑन कार, मैंने कार से ट्रैवल किया, कार आया तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे बाय लिखना है, इन या ऑन का इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन ध्यान देना, अगर ट्रांसपोर्टेशन जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उससे पहले कोई आर्टिकल या पोजेशन नहीं होना चाहिए। मान लीजिए ऐसा हो, आई ट्रैवल्ड इन या बाय या ऑन माई ओन कार। अब यहाँ पे ऑन, माई ऐसा एक पोजेशन आ गया, या यूँ लिख दो मैं हर कार, या यूँ लिख दो इन अ कार, या लिख दो इन 2 कार्स। समझ गए ना? कोई भी आर्टिकल वार्टिकल अगर कोई ताम झाम लगा दी ना आपने, अकेला कार है, अकेला बोट है, वैन है, लॉरी है, तो बाय लगाना है। अगर कोई भी ताम झाम किसी भी आपने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के आगे लगा दी है, आर्टिकल लगा दिया है, पजेसिव लगा दिया है, तो उस केस में क्या करना है सर? इन सभी के लिए लगाना है इन, और इन सभी के लिए लगाना है ऑन, ठीक है। कार के लिए लगाएंगे, आप लगाएंगे इन। अब इसका एक लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ। ये वो सारे के सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिसके अंदर आप चल नहीं सकते हो।
कार में बैठ गए तो बैठे रहोगे, टैक्सी में बैठे हो तो बैठे रहोगे, बोट में बैठे हो तो बैठे रहोगे, हिलोगे तो पानी में गिर जाओगे। लॉरी एम्बुलेंस में भी चलने की जगह नहीं होती, बैठ सकते हो आप, लेकिन ऑन लगाते हो जहाँ पे चलने की जगह होती है। जैसे प्लेन है उसमें चल सकते हो, बस है, ट्रेन है, शिप है ना। बोट में नहीं चल सकते लेकिन शिप में चल सकते हो। साइकिल के ऊपर बैठना होता है या घोड़े के ऊपर दोनों पाँव रख के बैठना होता है, वहाँ पे ऑन आएगा, और फुट के ऊपर भी ऑन आता है। तो लॉजिक बता रहा हूँ मैं आपको, जिन वाहनों पे चल सको, जिन वाहनों पे चल सको उनके ऊपर ऑन, जानवरों के ऊपर ऑन, साइकिल के ऊपर ऑन, पाँवों के ऊपर ऑन, और जिन व्हीकल्स के अंदर आप चल ना सको, बैठे रह सको, उन व्हीकल्स में इन। अब जिद मत करना सर मेरे पास वैन है बहुत बड़ी, मैं उसमें चल लेता हूँ, जिद नहीं करनी है इसमें। वैन पे कोई नहीं चलता है, वैन पे बैठने की जगह होती है ना, चलने की जगह नहीं होती है। तो यहाँ पे आएगा इन माई ओन कार, कार के हिसाब से मैं इन लगाऊंगा। वैसे ही आई ट्रेवल्ड इन ऑन या अ शिप है ना, यहाँ पे अ शिप आ चुका है, तो इसके हिसाब से मुझे ऑन अ शिप लिखना चाहिए। अगर बोट होता तो इन अ बोट। तो ये हैं दो रूल्स ऐड इन या ऑन के। लास्ट रूल है बड़ा सिंपल सा है, किसी भी मीन से अगर आप पेमेंट करते हो, मान लीजिए आपने डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, यूपीआई से किया, तो आप लगाओगे बाय, खाली छोड़ करके कैश को। कैश में जब भी पेमेंट करोगे तब आप लिखोगे इन कैश, ठीक है। कार्ड से करो, डेबिट क्रेडिट कोई भी कार्ड हो, आपका कोई मतलब नहीं है, यूपीआई से करो, नेट बैंकिंग से करो, बाय लगा के बता दो। लेकिन अगर कैश में भुगतान करते हो, नगद भुगतान, तो इन कैश नाम का फ्रेज इंग्लिश में यूज़ किया जाता है। तो 3 रूल्स हैं, एक साथ डाल दिए मैंने। आई थिंक आज का ग्रामर का आपका यहाँ पे डोज हो जाएगी पूरी। आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। अब इंडिया में क्या करना चाहिए हमें। कह रहा है अ सेपरेटिस्ट प्लान टू होल्ड अ रेफरेंडम ऑन खालिस्तान इन हिमाचल प्रदेश इज़ लाफेबल बट विजिलेंस इज़ एसेंशियल। तो कह रहा है जो अलगाववादियों का जो प्लान है एक जनमत संग्रह करवाने का खालिस्तान के ऊपर हिमाचल प्रदेश स्टेट में, कह रहा है ये हंसी का पात्र है, इस पे हंसने की बात हम कर सकते हैं। ऐसा प्लान कभी पास नहीं होगा, इंडिया में कोई इंसान नहीं चाहता कि इस पे हम जो है वोटिंग भी करें, है ना। तो ये हंसने वाला प्लान है अपने आप में, कह रहा है लेकिन फिर भी विजिलेंस जो है, निगरानी जो है, सतर्कता बड़ी एसेंशियल है, बड़ी ही ज़रूरी है। प्लान की वर्ब है इज़, लाफेबल मतलब लाफिंग स्टॉक, ऐसी चीज़ जो हंसी का पात्र हो। रेफरेंडम मतलब प्लेबिसाइट, है ना, जनमत संग्रह। पब्लिक वोटिंग को बोलते हैं रेफरेंडम किसी एक इश्यू पे। अच्छा अब एक सवाल आपसे पूछ लेते हैं, प्लेबिसाइट एक वन वर्ड है, रेफरेंडम का सिनोनिम है। सेफोलॉजिस्ट वर्ड का क्या मीनिंग होता है। अच्छा वर्ड है ये वन वर्ड, एसएससी में आप देखोगे कई बार एग्जाम में पूछा गया ये। मैं आपसे वही पूछता हूँ ना अक्सर जो एसएससी में मैंने भी दी हैं। सेफोलॉजिस्ट नाम के वन वर्ड का क्या मीनिंग होता है, इलेक्शन से रिलेटेड है। देखो एक वर्ड होता है सेफोलॉजी, और सेफोलॉजी को जो पढ़े वो होता है सेफोलॉजिस्ट। सेफोलॉजिस्ट का मतलब होता है अ रिसर्चर ऑफ इलेक्शंस, ठीक है ना। इलेक्शन साइंस का रिसर्चर कहलाता है सेफोलॉजिस्ट, क्योंकि सेफोलॉजी मतलब होता है इलेक्शन साइंस, कैसे इलेक्शन होना चाहिए, है ना, सब चीज़ें साइंस के अंदर पढ़ाई जाती हैं। चलो ये वन वर्ड आज का, आज के क्विज में पूछेंगे आपसे, आगे बढ़ते हैं। आ जाओ। कह रहा द ग्रुप्स दैट कॉल फॉर खालिस्तान आर बेस्ड अब्रॉड एंड कमांड लिटिल रिस्पेक्ट इन द सिख मेन स्ट्रीम एट द मोमेंट। कह रहे सारे के सारे ग्रुप्स जो हैं कॉल फॉर करते हैं, जो डिमांड करते हैं खालिस्तान की, सारे के सारे बेस्ड हैं अब्रॉड में, सारे के सारे जमे हुए हैं भारत से बाहर, और ये कमांड करते हैं बहुत ही कम रिस्पेक्ट को, लिटिल रिस्पेक्ट को सिख मेन स्ट्रीम में, सिख मुख्य धारा में, इस मोमेंट पे एट द मोमेंट। तो सारे के सारे ग्रुप्स बाहर हैं, सिख लोग इंडिया में जो रहते हैं इन ग्रुप्स से उनका कोई भी नाता मोटे तौर पे नहीं है। ग्रुप्स की वर्ब है आर बेस्ड, और ग्रुप्स की दूसरी वर्ब है कमांड। बेस्ड का मतलब होता है कहाँ पे बेस्ड हो आप, कहाँ पे आधारित हो। कमांड का मतलब होता है किसी चीज़ को, समझ गए ना, डायरेक्ट करना, लीड करना। कॉल फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ की मांग करना, कॉल फॉर, है ना, किसी चीज़ की डिमांड करना। अब सभी लोग कौन, कॉल ऑन, कॉल अपॉन, कॉल एट और कॉल इन ऑन, इन फ्रेजल वर्ब्स के मीनिंग निकालने की कोशिश करो। कुछ नया नहीं करवा रहा हूँ, कई बार कर चुके आप। कॉल फॉर का मैंने लिख दिया है, कॉल ऑन अपॉन, कॉल एट और कॉल इन ऑन का क्या मीनिंग होता है। चलो, कॉल ऑन या ऑन का मतलब भी होता है डिमांड करना, लेकिन किसी ह्यूमन से, ठीक है ना, आह्वान करना बोलते हैं इसको हिंदी में। अगर पीएम जो है कॉल ऑन या कॉल अपॉन यूथ कर रहे हैं, तो पीएम यूथ को बुला रहे हैं कि आप आओ हमारे साथ में काम करो, है ना, कॉल ऑन या अपॉन। कॉल एट का मतलब होता है होल्ड करना फॉर अ ब्रीफ पीरियड, होल्ड फॉर अ ब्रीफ पीरियड। जैसे गाड़ी है यहाँ से वहाँ जा रही है, रास्ते में कहीं रुकी 5 मिनट के लिए, तो उस स्टेशन पे कॉल ऐड करेगी, वहाँ पे होल्ड करेगी। और कॉल इन ऑन का मतलब होता है किसी के पास एक ब्रीफ विजिट पे करना,
ठीक है, आप किसी घर गए, उसका हालचाल पूछ के आ गए, 5 मिनट 10 मिनट बैठे, तो आपने कॉल इन ऑन समवन किया, अपना काम कर रहे थे, रास्ते में गाड़ी रोकी, हालचाल पूछा और आगे बढ़ गए, है ना। ब्रीफ विजिट किसी को पे करना। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छी फ्रेजल वर्ब्स हैं सारी। कह रहा दे कैंपेन अमंग द सिख डायस्पोरा अलेजिंग मिसट्रीटमेंट ऑफ द कम्युनिटी बाय द इंडियन स्टेट। कह रहे ये जो सारे के सारे लोग हैं जो खालिस्तानी बाहर बैठे हैं, ये अभियान चलाते हैं सिख डायस्पोरा के बीच, सिख प्रवासियों के बीच, जो कनाडा और यूएस में या न्यूजीलैंड या यूके में बैठे हैं। और कैसे चलाते हैं अभियान को? अलेज करते हुए, आरोप लगाते हुए गलत बर्ताव का, मिस ट्रीटमेंट का सिख कम्युनिटी के लिए इंडियन स्टेट के द्वारा। उनका यही कहना है कि भारत सरकार ने इनके साथ सही सलूक नहीं किया है। दे की वो कैंपेन अलेजिंग, यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन, जब वो कैंपेन करते हैं तब ऐसा अलेज भी करते हैं। डायस्पोरा आप जानते हो ना, प्रवासी ग्रुप, इमिग्रेंट्स, एमिग्रेंट्स। कह रहा दे हैव अ फेवरेबल इन्वायरमेंट दो। कह रहा हालांकि उनके पास एनवायरनमेंट बड़ा फेवरेबल है, उनको आप पकड़ नहीं सकते कनाडा में जाके, है ना, तो वो बड़े आराम से कर रहे हैं सारा काम, एनवायरनमेंट बड़ा आसानी से उनका बन जा रहा है। देखिए बाबा है। कह रहे डोमेस्टिक डिविजन्स इन इंडिया exacerbated by the politics and policies of the ruling BJP are echoing among the diaspora in the US, Canada, Europe and Australia। कह रहे जो डोमेस्टिक डिविजन जो हैं भारत में, जो डोमेस्टिक फोल्ड लाइंस हैं, लोगों के बीच में जो मतभेद हैं, हिंदू मुस्लिम के, मुस्लिम क्रिश्चियन के, कह रहे जो और ख़राब हो गए हैं, एक्सेसरबेट कर दिए गए हैं पॉलिटिक्स और पॉलिसी के द्वारा सत्ताधारी बीजेपी की। कह रहे ये डिविजन जो है ना, ये एको कर रहे हैं, इनकी गूंज सुनाई दे रही है हमें। और कहाँ पे? इंडियन प्रवासियों में, डायस्पोरा में, अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में और ऑस्ट्रेलिया में। तो इंडिया में जो कुछ हिंदू मुस्लिम हो रहा है ना, उसकी वजह से सिख डायस्पोरा जो है ना, वहाँ पे भी ऐसी खालिस्तान की बातें हमें सुनने को मिल रही हैं बाहर रहने वाले सिखों के मुंह से। डिविजन्स की वो है यहाँ पे आर एकोइंग। एको का मतलब होता है गूंज आना किसी चीज़ की, है ना, रिसाउंड, या एको को बोलते हैं गूंज, है ना। एक्सेसरबेट का मतलब होता है चीज़ों का बद से बदतर होना, वर्सन होना, एग्रेवेट होना। ये वर्ड अपने कर चुके हैं शुरू में, बढ़ेंगे आगे। कह रहे रिलीजियस minorities and Dalits have been disconnected from the diaspora mobilization of the Indian government। कह रहे जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं और जो दलित्स हैं वो पूरी तरह से कटे हुए हैं, डिस्कनेक्टेड फॉर्म है। और किससे? इंडियन गवर्नमेंट के डायस्पोरा मोबिलाइजेशन प्रोग्राम से। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है? प्रवासियों को बाहर ले जाकर के मोबिलाइज करती है, असेंबल करती है, गैदर करती है कि भाई मोदी साहब आने वाले हैं, तो अमेरिका में रहने वाले सारे इंडियंस इकट्ठे हो जाओ, मोदी का वेलकम करेंगे। मोबिलाइज करते हैं, असेंबल करते हैं, सबको मिलाते हैं। तो ये असेंबली जो करती है ना भारत सरकार, इससे जो दलित हैं जो बाहर रहते हैं और माइनॉरिटीज़ हैं बिल्कुल कटी हुई हैं, वो कभी भी इस असेंबली का पार्ट नहीं बनते हैं। माइनॉरिटीज़ और दलित्स की वर्ब हैव बीन डिस्कनेक्टेड। डिस्कनेक्टेड फ्रॉम मतलब अलग होना, जुड़ा हुआ ना होना। कह रहा हिंदुत्व एफिलिएट्स हेल्म इंडियन डायस्पोरा पॉलिटिक्स। कह रहा हिंदुत्व जो तत्व हैं, हिंदुत्व से जुड़े हुए जो लोग हैं, कह रहा वही लोग डायस्पोरा पॉलिटिक्स की हेल्म भी करते हैं, स्टीयर भी करते हैं, उसको डायरेक्ट भी करते हैं। हेल्म का मतलब होता है किसी चीज़ का हैंडल अपने हाथ में लेकर के उसको अपने हिसाब से चलाना। हेल्म नाम का वर्ड मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे बना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है। जहाज़ का ही आप देख रहे हो ना, शिप का जो ये जो स्टीयरिंग व्हील होता है ना, इसको बोलते हैं हेल्म, है ना। तो जिस इंसान के पास ये हेल्म है वो इंसान पूरे शिप को डायरेक्ट करेगा। तो इसी तरीके से हिंदू तो एफिलिएट्स जो आरएसएस वाले हैं वही डायस्पोरा पॉलिटिक्स को शेप कर रहे हैं, हेल्म कर रहे हैं। आगे ना बात समझ में? चलो, पिक्चर के साथ में जब चीज़ों को कनेक्ट करते हो तो आपको लंबे वक्त तक याद रहती हैं। कह रहा दिस प्रोवाइड्स एन ओपनिंग फॉर इंडियाज एनिमी टू इन्फ्लेम पैशंस। कह रहा ये जो पूरी चीज़ है, ये सारी चीज़ जो है ना, एक ओपनिंग देती है, एक मौका देती है भारत के दुश्मनों को कि वो पैशंस को, इन भावनाओं को इन्फ्लेम करे, भड़काएं, है ना। इसी पूरे जो है एनवायरनमेंट के बीच में भावनाएं भड़काने का उनको मौका मिल जाता है। दिस की वो प्रोवाइड्स, इन्फ्लेम का मतलब होता है फ्लेम्स में लाना, आग की लपटों में लाना, किसी चीज़ को भड़काना, प्रोवोक करना, किंडल करना, भड़काने के सिनोनिम्स हैं। कह रहा फॉर्चुनेटली फॉर इंडिया देर आर नॉट मनी टेकर्स फॉर सच प्रोपागेंडा अमंग द सिख कम्युनिटी। कह रहा भारत के लिए अच्छी बात यह है, फॉर्चुनेटली, कि इतने सारे टेकर्स नहीं हैं ऐसे प्रोपागेंडा के, इस प्रोपागेंडा के, इस पूरी फॉल्स जो है एडवर्टीजमेंट के ज़्यादा जो है इसको एक्सेप्ट करने वाले, टेक करने वाले लोग नहीं हैं। और कहाँ पे? सिख कम्युनिटी में, सिख समाज के अंदर। फॉर्चुनेटली मतलब आउट ऑफ फॉर्चून, आउट ऑफ गुड फॉर्चून। टेकर्स की वर्ब है आर। टेकर्स वो होते हैं जो टेक करते हैं, किसी चीज़ से अग्री होते हैं। प्रोपागेंडा का मतलब होता है फॉल्स एडवर्टाइजमेंट, है ना, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन देना जिससे आपका काम निकल जाए, उसको बोलते हैं प्रोपागेंडा। इसमें सच बातें कम होती हैं और झूठी बातें ज़्यादा होती हैं। आगे कह रहे हैं बट थॉटलेस कमेंट्स एंड कैंपेन्स अगेंस्ट द कम्युनिटी
पर्टिकुलरली व्हेन दे आर लेड बाय पावरफुल पॉलिटिकल एक्टर्स कैन ट्रिगर सीरियस रिएक्शंस। कह रहे लेकिन बिना सोचे समझे जो कमेंट्स हैं, बेवकूफ़ी भरी जो बातें हैं और जो कैंपेन्स हैं इस कम्युनिटी के खिलाफ, और ख़ास करके एक ऐसे वक्त पे पर्टिकुलरली व्हेन जब ये सब के सब लीड होते हैं पावरफुल पॉलिटिकल एक्टर्स के द्वारा। कह रहा है ऐसी चीज़ें जो है ना, उल्टी बातें ट्रिगर कर सकती हैं बहुत ही ख़राब रिएक्शंस को। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। बड़े बड़े नेता जब बेवकूफ़ी वाली बातें करते हैं तो इससे नई रिएक्शंस पैदा होंगी। कमेंट्स और कैंपेन्स की वर्ब है कैन ट्रिगर। ट्रिगर का मतलब होता है भड़काना, उकसाना। दे की वर्ब है आर लेट। सिंपल सेंटेंस है। थॉटलेस मतलब बिना थॉट का। कह रहा है इन इट्स डेस्परेशन टू डीलेजिटिमाइट द फार्म एजिटेशन द बीजेपी टैसिटली सपोर्टेड कैंपेन्स दैट पोर्ट्रेड सिख प्रोटेस्टर्स एज एंटी नेशनल्स इंस्पायर्ड बाय फॉरेन कंट्रीज। कह रहा है अपनी डेस्परेशन में, अपनी आतुरता में, डेस्परेशन मतलब किसी काम को करने का बस आपको डिसअपॉइंटेड हो जाते हो आप पूरी तरीके से, ये कैसे भी करके ये काम मेरा हो जाए, हताशा बोल सकते हो इसको। कह रहा है अपनी हताशा में, अपनी डेस्परेशन में जो है डीलेजिटिमाइज करने की, गैर कानूनी बनाने की फार्म एजिटेशन को, किसानों के आंदोलन को। कह रहा है बीजेपी ने गुप्त चुपे तौर पे टैसिटली सपोर्ट किया था खामोशी के साथ में ऐसे कैंपेन्स को, जो कैंपेन्स पोर्ट्रे करते थे, दिखाते थे, डिमॉन्स्ट्रेट करते थे, और किसको, सिख प्रोटेस्टर्स को, और कैसे, एंटी नेशनल्स के तौर पे, और वो एंटी नेशनल्स जो इंस्पायर्ड बाय हैं फॉरेन कंट्रीज़ के द्वारा। तो अपनी इस हताशा के चक्कर में बीजेपी ने कई सारे लेजिटिमेट फार्म प्रोटेस्टर्स को एंटी नेशनल और खालिस्तानी बताने की कोशिश भी की थी। बीजेपी की वर्ब है सपोर्टेड, दैट की वर्ब है पोर्ट्रेट। पोर्ट्रे का मतलब होता है दिखाना, एग्जिबिट करना, डिमॉन्स्ट्रेट करना, है ना। डीलेजिटिमाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को लेजिट ना रहने देना, किसी चीज़ को इलेजिटिमेट या इलीगल बना देना। चलो, कह रहा दो, टैसिट आप जानते हो ना, खामोशी भरा। टैसिटली मतलब खामोशी भरे तरीके से। कह रहा दो आइसोलेटेड एंड फीबल सिख सेपरेटिज्म कंटिन्यूज टू फ्लिकर। कह रहा हालांकि आइसोलेटेड है और बहुत ही कमज़ोर है, बावजूद इसके खालिस्तानी मूवमेंट आज भी जारी है फ्लिकर करना, टिमटिमाना। फ्लिकर का मतलब क्या होता है, ट्विंकल करना, कभी दिखा, कभी हट गया, कभी छुप गया, फिर सामने आया, फ्लैश किया, स्पार्क किया। तो अलग हो चुकी है मूवमेंट पूरी तरीके से, बड़ी कमज़ोर है, फिर भी आपको समय समय पे फ्लिकर करती हुई दिखाई देगी। सेपरेटिज्म की वर्ब है कंटिन्यूस। आइसोलेटेड मतलब अलग थलग, है ना। कह रहा इट मस्ट सर्व एज ए कॉन्स्टेंट रिमाइंडर फॉर सोशल कोहेजन एंड इम्पार्शियल स्टेट पॉलिसी। और कह रहा है इसको सर्व करना चाहिए एक लगातार बने हुए रिमाइंडर के तौर पे हमारी सामाजिक कोहेजन के, सोशल यूनिटी के, और एक बिना पक्षपात वाली इम्पार्शियल स्टेट पॉलिसी के लिए। तो सरकार को इसको देख के ध्यान रखना चाहिए कि सिखों के लिए आपको इम्पार्शियल स्टेट पॉलिसी रखनी है, सामाजिक यूनिटी को बना करके रखना है। ये चीज़ आपको कॉन्स्टेंटली इस चीज़ को याद जो है रिमाइंड करवाने वाली होनी चाहिए। इट की वर्ब है मस्ट सर्व। कोहेजन मतलब यूनिटी, कॉन्स्टेंट मतलब कंसिस्टेंट, लगातार बना हुआ, इम्पार्शियल मतलब अनबायस्ड। चलिए, सिंपल सा आर्टिकल है लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। फटाफट से बढ़ेंगे आज के क्विज़ की तरफ। आ जाओ, 5-6 क्वेश्चंस हैं। ग्रुप ऑफ पीपल जो बाहर रहते हैं और एक ही नेशनैलिटी के होते हैं, उसके लिए कौन सा वर्ड है? ये वर्ड मेरे ख्याल से सबको आता होगा। अब प्लेबिसाइट है, रिटोरिक है, या डायस्पोरा है, या सेफोलॉजिस्ट है ना। तो देख के आप बता ही दोगे। इसमें मिलेगी आपको एक एरर, देख लेना, एरर आपको शायद यहाँ पे मिल जाए। चेक कर लो प्रेपोजिशन की कौन सी एरर है, उसी हिसाब से चौथे वाले को सही करना है। फर्स्ट वाले में आपसे पूछा है वन वर्ड, ऐसा आदमी जो इलेक्शंस की स्टडी करे, रिटोरिक, डायस्पोरा, सेफोलॉजिस्ट या प्लेबिसाइट, क्या उसको बोलेंगे? तो ये भी आपको आता है ऑलरेडी। क्लोज टेस्ट में आपको चेक करना है कवर से पहले कौन सा प्रेपोजिशन आप लगाओगे, एट द कवर, ऑन द कवर, विद इन द कवर, या इन द कवर। ऑलरेडी कर चुके हैं इस कॉन्सेप्ट को भी। और कोस्ट से पहले क्या लगता है, इन लगता है, एट लगता है, विद लगता है, या फॉर लगता है। फॉर द कोस्ट ऑफ, एट द कोस्ट ऑफ, विद द कोस्ट ऑफ, या ऑन द कोस्ट ऑफ। तो चारों में से करेक्ट प्रेपोजिशन को आपको चूज करना है। मेरे ख्याल से बहुत ही सिंपल सा क्विज है। 5 क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में डाल रहा हूँ, आंसर्स के साथ में, हिंट्स के साथ में। फर्स्ट कमेंट से जाके चेक करो। और आउट ऑफ 5 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना कमेंट्स के अंदर ही। कोई क्वेरी हो तो भी आप लिख सकते हो कमेंट्स में। सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे भी, राइटिंग का, एसएससी का, बैंकिंग का फ़ायदा ले सकते हो आप जाकर के। डिस्काउंट्स पे भी चल रहे हैं। कोई भी क्वेरी हो रिलेटिंग टू द एप्लीकेशन और कोर्सेज, ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अंटिल देन, साइनिंग आउट।